आज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो पढ़ेंगे, उसका नाम है लीजेस, AS 19। फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पैराग्राफ में लीजेस क्या होता है उसको डिफाइन किया गया, एक्सप्लेन किया गया है। तो कहते हैं कि लीज इज एन एग्रीमेंट बिटवीन लेसर एंड लेसी। लेसर असेट का मालिक होता है, लेसी उस असेट को खुद खरीदने के लिए पैसा इन्वेस्ट या तो करने के लिए उसके पास नहीं है या फिर वो करना नहीं चाहता, पर लेसी को वो असेट यूज करने का है। तो लेसर और लेसी एक एग्रीमेंट करेंगे कि लेसर की असेट को लेसी कुछ साल के लिए, कुछ पीरियड के लिए यूज करने का राइट ले ले और उसके बदले में लेसी लेसर को कुछ पेमेंट कर दे, या तो सिंगल पेमेंट या मल्टीपल पेमेंट। इस तरह के एक एग्रीमेंट को लीजेस बोलते हैं। और हिंदुस्तान क्योंकि कैपिटल स्टार्व्ड कंट्री है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तो लीज एग्रीमेंट इज वेरी वेरी पॉपुलर इन इंडिया। तो मैं पढ़ता हूं, देखो कि लीज इज एन एग्रीमेंट बाय विच द लेसर अग्रीज टू ट्रांसफर द राइट ऑफ यूज। ये राइट ऑफ यूज वर्ड को बहुत पॉपुलर वर्ड है, इसको याद रखना। और सीए फाइनल में राइट ऑफ यूज बोल करके एसेट को बुक्स में लिखा जाता है। ओके, इंटर में तो हम लोग सीधे लैंड एंड बिल्डिंग लिख देते हैं, एसेट का नाम लिख देते हैं। फाइनल में राइट ऑफ यूज एसेट लिखते हैं जब लीज करते हैं। तो यहां भी लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आते हैं ना, डिस्कशन होगा। तो लीज एक एग्रीमेंट है, लेसर उसमें अग्री करता है कि वो अपनी एसेट का राइट ऑफ यूज ट्रांसफर कर देगा टू अ लेसी फॉर कंसिडरेशन। तो आप इस डायग्राम को देखो, एक तरफ लेसर है, एक तरफ लेसी है। लेसर ने एसेट की राइट ऑफ यूज ट्रांसफर करी, लेसी लीज पेमेंट करेगा। Consideration may be periodical payments or a single payment. The agreement will be for an agreed period of time. तो आप बोलोगे सर ये तो रेंटल एग्रीमेंट ही हुआ ना? आंसर इज यस, रेंटल एग्रीमेंट को ही लीज एग्रीमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट, लीज दो तरह का होता है AS 19 के हिसाब से। एक को फिनांस लीज बोलते हैं और दूसरे को ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं, और दोनों का अकाउंटिंग प्रोसेस सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। फिनांस लीज का डेफिनेशन क्लियरली और बहुत कैटेगोरिकली और बहुत डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है, और ऑपरेटिंग लीज के लिए बोल दिया गया है लीज विच इज नॉट एन फिनांस लीज इज एन ऑपरेटिंग लीज। ओके, क्या होता है फिनांस लीज? कैसे पहचानेंगे कौन सा लीज फिनांस लीज है, कौन सा लीज ऑपरेटिंग लीज है? तो फिनांस लीज की पहचान की कुछ पैराग्राफ्स में आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला, फिनांस लीज वो लीज है जहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू दी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है लेसर से लेसी के पास। मतलब आप अगर एग्रीमेंट पढ़ोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि लेसी असेट का मालिक बन जा रहा है, लेसर ने अपना असेट बेच दिया है। अब आप बोलेंगे सर बिना पेमेंट के लेसी कैसे मालिक बन सकता है? आंसर इज धीरे धीरे पेमेंट कर रहे हैं ना रेंट का, तो रेंट पेमेंट इंस्टॉलमेंट पेमेंट के जैसा लगेगा। लेसर ने बेच दिया ऐसा फील होगा, और लेसर आपको फिनांसर की तरह महसूस होगा जहां पे वो एक बार असेट के लिए पैसा लगा दिया, आप बोल दो कि लेसी को पैसा दे दिया, और लेसी फिर असेट खरीद के ले आया, और फिर लेसी उसको पैसा धीरे धीरे करके लौटा दे रहा है, तो वो लेंडर टाइप का हो गया। कौन? लेसर। और लेसी बोरोवर टाइप का हो गया, बोरो करके मनी करके असेट खरीद लिया, ऐसा आपको फील होगा। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा। एग्जैक्टली ऐसा होता तो बैंक से लोन लेके असेट खरीद लो, उसमें कहां का लीज। लेकिन लीज एग्रीमेंट में जब आप पूरा डिटेल में आप उस एग्रीमेंट को पढ़ोगे, और अगर आपको ऐसा फील होता है तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म में देखना पड़ता है। अगर आपको ऐसा फील होता है तो वो फिनांस लीज है। हम लोग कहते हैं नॉर्मली सच टाइप ऑफ लीज एग्रीमेंट्स गिव अस अ फील दैट द लेसी हैज सब्सटेंशियली बिकम द ओनर। वो मोर और लेस ओनर बन गया है, एंड लेसर इज अ सेलर एंड अ फिनांसर। आगे, इस तरह की लीजेस नॉर्मली नॉन कैंसिलेबल होती है। अगर कैंसिल किया जाता है लीज को तो लॉस जो होगा लेसर को वो लेसी बियर करेगा, मतलब अल्टीमेटली लेसर को अपना पैसा वापस मिलने से मतलब है। लीज पीरियड नॉर्मली मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ की होती है। मेजर पार्ट अलग से डिफाइन किया गया नहीं है, बट हम लोग नॉर्मली 75% ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ को मेजर पार्ट बोलते हैं। मतलब अगर इकोनॉमिक लाइफ 12 साल की है
और 9 साल के लिए आप लीज पे लेते हो तो मोर और लेस मेजर पार्ट के लिए आप ही एसेट को यूज कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, मतलब लेसी से लेसर को जो पेमेंट का अश्योरेंस रहता है उस, अच्छा लेसी तो धीरे धीरे करके भी पेमेंट कर सकता है या करता है, तो लेसी जो पेमेंट लेसर को करने का अश्योरेंस देता है उसका अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, अच्छा पहले मैं बोल दूं लेसी जो लेसर को पेमेंट करने का अश्योरेंस देता है उसको मिनिमम लीज पेमेंट का नाम दिया जाता है और डिटेल में हम लोग इसके बारे में आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे। तो उसका अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना तो वो असेट का 90% कॉस्ट को कवर कर लेगा। मतलब लेसर अगर नया नया असेट खरीद के ला के लीज पे दे रहा है तो मान लो उसने 100 करोड़ रुपया में या से 10 लाख रुपया में असेट खरीदा और लेसी को लीज पे दे दिया। अब लेसी जो उसका पेमेंट करेगा उसका अगर प्रेजेंट वैल्यू आप निकालोगे ना, लीज मिनिमम लीज पेमेंट हम लोग बोलते हैं, जो अश्योर्ड पेमेंट करेगा दैट पेमेंट शुड कवर, उसका पीवी शुड कवर एटलीस्ट 90% ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट। मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द असेट बोला क्योंकि मैं अभी अभी खरीद के लाया तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू सेम है। अदरवाइज अगर मेरे पास पुराना असेट है तो हम लोग उसका फेयर वैल्यू देखते हैं। तो ये जो 90% वाला पैराग्राफ है ना सर, ये प्रैक्टिकल केसेस में बहुत काम आता है और आप एग्जाम में देखोगे कि हम इसको कैसे यूज में लेते हैं। और हम लोग एग्जाम में तो देखोगे सम भी आएगा, हम लोग एग्जाम्पल्स में भी पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बोला, आपको लगेगा लेसर फिनांसर है, लेसर सेलर है, लेसी मालिक बन गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। अब सब्सटेंशियली लेसी ही मालिक है, लेसर को असेट से कोई मतलब नहीं, उसने बेच दिया, उसको अपने पैसे मिलने से मतलब है, उसने जो पैसे लगाए वो मिल जाए, साथ में थोड़ा ब्याज मिल जाए। लीज पीरियड इतना लंबा है कि वही असेट को यूज करेगा, लेसर के पास तो बचा हुआ कूड़ा करकट आएगा लास्ट में। और लेसर ने जो पैसे लगाए हैं असेट में, आज जो फेयर वैल्यू असेट का, उसका लेसी से जो पेमेंट मिलने वाला है उसका अगर पीवी निकाल लो तो लेसर के इन्वेस्टमेंट का 90% निकल के आ जाता है। तो मोर और लेस इस तरह के अगर अश्योरेंसेस रहते हैं हम लोग उस तरह की लीज को फिनांस लीज बोलते हैं। अब फिनांस लीज में लेसी जो खरीद के लाया असेट को, मैं अब खरीद के लाया असेट को बोल दे रहा हूं क्योंकि वही तो मालिक बन गया ना। फिनांस लीज में तो सब्सटेंशियली ही हैज बिकम द ओनर। तो वो अकाउंटिंग कैसे करता है, पहली बात वो असेट अपनी बुक में लिख लेता है क्योंकि वो मालिक बन गया, और क्रेडिट में वो एक लोन लायबिलिटी जिसको आप लोग लीज लायबिलिटी बोलोगे, क्रेडिट में वो लीज लायबिलिटी लिख लेता है क्योंकि उसको पेमेंट धीरे धीरे करना है तो वो लीज लायबिलिटी को धीरे धीरे करके खत्म कर देगा। और क्योंकि वो असेट का मालिक बन गया वो असेट को डेबिट कर दिया और डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने वाला है। तो सर इसमें रेंट कहां है, रेंट नहीं है, तभी तो बोल रहा हूं लीज रेंट इज नथिंग बट पेमेंट फॉर लीज लायबिलिटी, लोन लायबिलिटी, और असेट का मालिक लेसी बन गया। इस तरह का अकाउंटिंग प्रोसेस आपको एस 19 सजेस्ट करता है। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा लेसी का बुक्स का अकाउंटिंग कर रहे हो, मिनिमम लीज पेमेंट क्या होता है। मिनिमम लीज पेमेंट होता है लेसी जो रेंट पेमेंट करने वाला है और लेसी ने अगर कोई रेसिजुअल वैल्यू का गारंटी दिया है। अब सर ये क्या, लीज रेंट तो समझ में आता है, ये गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि मान लो मैं लेसर हुआ, आप लेसी हुए, मैंने एक असेट खरीदा एक्सक्लूसिवली आपके लिए, आप यूज करोगे, आपको लेकिन यूज करने से मतलब, आपको एसेट के स्क्रैप से मतलब नहीं है प्रिडोमिनेंटली। तो ऐसा हुआ कि मैंने खरीदा, मैंने आपको रेंट पे दे दिया, 5 साल की इकोनॉमिक लाइफ थी, 5 साल के लिए लीज पे दे दिए। आप मेरे को रेंट पेमेंट करने वाले हो 1 लाख रुपया पर एनम एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये तो रेंट हो गया। साथ में मैंने बोला कि यार लास्ट में कुछ स्क्रैप बचेगा, स्क्रैप करीब करीब 40,000 रुपया का आएगा, इसके ऊपर तुम क्या बोलते हो। तो तुमने मुझे बोला कि सर देखिए हम 40-40 तो जानते नहीं है, पर हम मानते हैं कि 40 आपको मिल सकता है, पर हम आपको गारंटी दे रहे हैं 15,000 रुपया का। मैं बोला इसका मतलब क्या हुआ। तो आपने बोला कि अगर आप कहीं भी नहीं बेच पाते हो ना तो मेरे पास आना, हम 15,000 रुपया दे देंगे, असेट आप मेरे को दे दीजिएगा। तो मिनिमम से मिनिमम मेरे को 15 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उतने का आपने गारंटी दे दिया। अब अगर आप बोलते सर हम तो गारंटी कुछ नहीं देंगे, आप अपना असेट को उठा करके ले जाइएगा, 5 साल के बाद कूड़ा आपका है,
then in that case guaranteed residual value will be 0. पर अगर आप कुछ गारंटी देते हैं तो that 15,000 becomes the guaranteed residual value. But क्योंकि residual value या scrap is the other name or synonym of residual value. पर क्योंकि 40,000 का residual value true residual value है, तो 15,000 आपने अगर गारंटी दिया तो बाकी जो 25,000 बचा उसको हम लोग बोलते हैं अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू. ये जो अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू होता है ना, ये लेसी की बुक के लिए कोई काम का नहीं है, बिकॉज लेसी इज कंसर्न्ड विद दिस 15,000. बट लेसर को तो भैया 15 और 25 दोनों से मतलब है, तो लेसर की बुक में पूरा 40,000 इज मीनिंगफुल, लेसी की बुक में ओनली 15,000 इज मीनिंगफुल, 25,000 इज मीनिंगलेस. लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा. तो अब ये स्टोरी है कुल मिलाकर के. अब इसमें कभी कभी ना ऐसा होता बहुत कम है, पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है बेटा जहां पे ना सम में लिखा हुआ रहेगा कि भाई रेसिजुअल वैल्यू इज 10,000 बट गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू इज 12,000. तो ये एब्सर्डिटी है. एब्सर्डिटी क्यों है कि लेसी इतना गारंटी देगा क्यों भाई, क्यों देगा? तो नॉर्मली होता नहीं है. बट अगर क्वेश्चन में ऐसा हो गया तो आप अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू को -2,000 मत लिख दीजिएगा, बिकॉज व्हाट इज अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू? दैट इज रेसिजुअल वैल्यू माइनस गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, जो मैंने 40 - 15 25 निकाल करके दिया था. माइनस में 2,000 मत लिख दीजिएगा. तो सर फिर क्या करेंगे? फिर ऐसे मान लीजिएगा कि गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू इज 12,000 एंड अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू इज 0. -2 मत कीजिएगा, 0 कर दीजिएगा. तो सर फिर तो टोटल रेसिजुअल वैल्यू 12,000 के जैसा ही ट्रीट हुआ. आंसर इज करेक्ट, यस. तो ये चीज थोड़ा सा देखिएगा जब कोई सम आएगा तो. आगे अब मान लो मैं वही वाला एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं कि मैंने एक असेट खरीदा. मान लो वो असेट था 4 लाख रुपया का. जब मैंने खरीदा तो 4 लाख में खरीदा. आप 5 साल की असेट की लाइफ थी, आप मुझे 1 लाख रुपीस करके 5 साल देंगे. स्क्रैप 40,000 का है, 15,000 रुपया का गारंटी मिला, 25,000 इज अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू. ओके. अब आपको यह समझना है कि मिनिमम लीज पेमेंट, जो लेसी को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है. आप तो लेसी हैं, आप अभी बुक्स ऑफ लेसी का अकाउंटिंग सीख रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैंने दे दिया, अब डिटेल्ड दे रहा हूं. तो आपको समझना है कि मिनिमम लीज पेमेंट क्या है. तो 1 लाख का 5 बार 5 लाख रुपया और 15,000 रुपया. तो आप बोल दो 5,15,000 इज द मिनिमम लीज पेमेंट. वो अस्योर्ड पेमेंट जो लेसी से लेसर को मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड मिनिमम लीज पेमेंट. ये क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसको MCQ क्वेश्चन बोलते हैं, उसमें भी आ सकता है और बड़े क्वेश्चन का भी पार्ट बन सकता है. आगे अब अगर इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज दिया हुआ है. अब सर ये इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज होता क्या है? इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज होता है कि लेसर, वो लेसर निकालता है. पहले मैं बता दूं, लेसर को जो परसेंटेज इनकम हो रहा है ना इस इन्वेस्टमेंट पे, उसको बोलते हैं इंप्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द लीज. अब भाई लेसर तो बोला नहीं है कि हम आपसे इतना ब्याज लेंगे, पर लेसर ने 4 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उसको 5,40,000 ध्यान देना, उसको 5,40,000 मिलने वाला है. तो 4 लाख इन्वेस्ट करके अगर आपको 540 मिलेगा तो समथिंग यू आर अर्निंग ना बेटा, उस परसेंटेज रिटर्न को. तो सर वो कैसे निकालेंगे? वो FM में एक कॉन्सेप्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ट्रायल एंड एरर अप्रोच और इंटरपोलेशन से निकलता है. हम आपको लीज के चैप्टर में भी सिखाएंगे, आप देखोगे अभी थोड़ी देर बाद. तो वो निकाला जाता है और ज्यादातर तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है. अगर नहीं देगा तो हम लोग निकाल पाएंगे. अब अगर ये दिया हुआ इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज क्वेश्चन में पता चल जा रहा है आपको, तब तो लेसी क्या करेगा? इस इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज को यूज करेगा. अगर लेसर उसको बता दे रहा है सारा डिटेल और क्वेश्चन में इतना डिटेल दिया हुआ है कि आप निकाल पा रहे हो, तब तो आप इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज यूज करिएगा. बट मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में लेसर कभी भी नहीं बताता कि मेरा इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज कितना है. सर इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट का मतलब क्या हुआ? वो इंटरेस्ट रेट जो बताया हुआ नहीं है, छुपाया हुआ है पर है.
ठीक है, तो अगर ये दिया हुआ है आपको तब तो आप वो यूज कर लीजिएगा, नहीं तो आपको लेसी का जो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है कि नया लोन अगर लेसी लेने जाएगा तो क्या रेट पे बैंक उसको फंडिंग कर देगा, उसको यूज कर लीजिएगा। क्वेश्चन चिंता मत करो, दोनों में से कोई ना कोई एक आपको दे देगा या निकालने का तरीका दे देगा। सर करना क्या है? थर्ड पैराग्राफ। अब आप क्या करो, ये जो मिनिमम लीज पेमेंट है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। किसका मिनिमम लीज पेमेंट? 5,15,000 जो लेसी अस्योर्ड पेमेंट करने जा रहा है, जिसमें लीज रेंट आएगा सारा प्लस गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू आएगा, उसका पीवी निकाल लो। फिर असेट का फेयर वैल्यू पता कर लो। दोनों में जो लोअर है, सर असेट का फेयर वैल्यू माने मार्केट प्राइस, यस, और दोनों में जो लोअर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट और फेयर वैल्यू ऑफ द असेट में जो भी लोअर है उस लोअर अमाउंट को यूज करो असेट रिकॉर्डिंग के लिए। सर जो आप बोले थे ना असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी लिखना है, यस, उसका अमाउंट कैसे निकलेगा मैंने आपको बताया। कैसे? फिर से रिपीट करता हूं। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, डिस्काउंटिंग करके निकल जाएगा। रेट कौन सा लेना है मैंने बता दिया, और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, दोनों में लोअर निकाल लो। अगर नहीं दिया हुआ है तो जो मिला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट उसी को लोअर मान के आगे बढ़ो। सर फिर ये वाली जर्नल एंट्री पास करो, असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी जो मैंने बोला। फिर इस असेट का नॉर्मल डेप्रीसिएशन जैसे करते हो, AS10 जैसे जैसे असेट अकाउंटिंग, असेट ही है ना यार नॉर्मल, अगर टेंजिबल है तो AS10 के हिसाब से अकाउंटिंग कर लो, अगर इनटेंजिबल है तो AS26 जैसे बोला अकाउंटिंग कर लो। इट्स अ प्लेन फिक्स्ड असेट, ओके। एंड लीज लायबिलिटी के लिए जैसे धीरे धीरे करके आप पेमेंट करोगे ना इंस्टॉलमेंट का, वो लीज लायबिलिटी का पेमेंट होगा। उसके लिए आपको एक सिंपल लोन लायबिलिटी होता है ना, जैसे लोन का ट्रीटमेंट होता है, लोन में इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट करके क्लोजिंग लोन धीरे धीरे गिरता जाता है, लास्ट में पूरा जीरो हो जाता है, वैसे लोन लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर लो। लीज पेमेंट को इंस्टॉलमेंट पेमेंट मान लो, रेंट नहीं है क्योंकि आप लोन चुका रहे हो, आपने लोन असेट खरीद लिया, लोन लेके लोन चुका रहे हो, ऐसा ट्रीटमेंट है। और इसके लिए आपको एक लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना पड़ेगा, आपने पहले भी सुना होगा, नहीं तो मैं अभी दिखा दूंगा। और वो अमोर्टाइजेशन टेबल कुछ इस तरह से बनेगा। ईयर, ओपनिंग बैलेंस ना बेटा, यही वाला अमाउंट, ये जो देख रहे हो आप लीज लायबिलिटी, यही वाला अमाउंट ओपनिंग बैलेंस में लेना है। इंटरेस्ट, इस ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई करके निकलेगा। पेमेंट जो आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हो वो है, और क्लोजिंग बैलेंस माइनस करके निकल जाएगा। फिर अगले साल वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, फिर इंटरेस्ट पेमेंट क्लोजिंग बैलेंस, फिर अगले साल वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट क्लोजिंग बैलेंस, ऐसे करके लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बन जाएगा। इंटरेस्ट का अकाउंटिंग हो जाएगा, इंटरेस्ट टू लोन, पेमेंट का एंट्री में लोन टू बैंक हो जाएगा, लोन बैलेंस शीट में बचा हुआ रह जाएगा, असेट उधर डिप्रिसिएट हो ही रहा है, अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाया AS19 में बुक्स ऑफ लेसी का स्टोरी था। अब आप सोचो, लेसी तो भाड़ा पे एसेट लिया लेकिन वो रेंट अकाउंटिंग नहीं कर रहा है क्योंकि वो फिनांस लीज है, उसमें मान लिया जाता है कि लेसी हैज बिकम दी ओनर ऑफ द एसेट। आइए एक एग्जांपल दिखा करके मैं आपको इस चीज को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फर्दर देता हूं ताकि आपको जो पहले पढ़ाया वो पूरा क्लियर हो जाए। देखिए, लेसी लिमिटेड नाम का एक बंदा है, वो एक मशीन लीज पे लिया, असेट का फेयर वैल्यू 7 लाख रुपया। याद है 7 लाख रुपया फेयर वैल्यू कंपेयर करने के काम आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, मिनिमम लीज पेमेंट को शॉर्ट में MLP बोलते हैं, और फेयर वैल्यू ऑफ द असेट कंपेयर करके विचएवर इज लोअर निकालना पड़ता है, उसको आप देखोगे अभी। असेट की इकोनॉमिक लाइफ और लीज टर्म 3 साल का है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर 3-3 लाख रुपया करके लीज रेंट का पेमेंट लेसी करेगा। लेसी ने गारंटी दिया है 22,000 की रेसिजुअल वैल्यू का, जो एक्सपायरी के वक्त वो पेमेंट करेगा, लेकिन लेसर को लगता है कि रेसिजुअल वैल्यू सिर्फ 15,000 है। तो ये तो एब्सर्ड है ना, मेरे को 15 लग रहा है पर लेसी गारंटी 22 का दे रहा है, कैसे पॉसिबल है? पर क्वेश्चन में दे दिया, क्या करेंगे? 22 को मानेंगे कि 22,000 इज माई गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू। ढंग से देखना, 22,000 is my guaranteed residual value and unguaranteed residual value is 0। वैसे भी unguaranteed residual value का यूज
लेसर अपनी बुक्स के लिए करता है, लेसी को इससे कोई मतलब ही नहीं रहता। आगे इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न दे दिया गया है 15%, तो आपको लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट यूज नहीं करना। अगर इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट दे दिया तो डिस्काउंटिंग के लिए 15% ही यूज होगा। आगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए हुए हैं 3 साल के। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी कंसीडर्ड बाय लेसी, कितना में वो मशीन लिखेगा, और हर साल का इंटरेस्ट का फिगर निकालने बोला है। तो क्या पढ़ाए थे, आओ मैं एक बार पीछे चलता हूं। मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट निकालना है, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट पता करना है, लोअर ऑफ द टू पता करना है। आओ देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट डिस्काउंटिंग करके निकलेगा, तो 3 लाख रुपया को 15% करके 3 साल का डिस्काउंटिंग अगर करेंगे तो एनवीटी फैक्टर आपने नाम सुना होगा, डिस्काउंटिंग करने के लिए यूज आता है। सर निकलता कैसे है? जो ये 3 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर है ना, 0.869, 0.756 और 0.657, इनको ऐड करोगे ना तो यही आएगा। तो 3 लाख इंटू 0.869 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट पेमेंट निकला, फिर 3 लाख इंटू 0.756 सेकेंड पेमेंट का पीवी निकला, फिर 3 लाख इंटू 0.657 थर्ड पेमेंट का पीवी निकला। तो बार बार 3 लाख को क्यों मल्टीप्लाई करें, 3 लाख को कॉमन ले लो, 0.869, 756 और 657 ये जो देख रहे हो इसका टोटल कर लो, उसको एनवीटी फैक्टर बोलते हैं 2.282। और गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू भी आप पेमेंट करने वाले हो, क्योंकि आपका तो अश्योरेंस है ही, तो 22,000 इंटू 0.657, क्योंकि थर्ड ईयर का पेमेंट है तो 0.657 लिया, पीवी निकाला तो 699,054 आया। ये लेसी को करना ही करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। अगर 15% क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता तो लेसी अपनी बैंक से इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट पता करता और ये काम करता। सर अब क्या करना है? अब देखो असेट का फेयर वैल्यू कितना है, आंसर ही 7 लाख दिया हुआ था। दोनों में लोअर कितना है, 699,054। उतना रुपया में असेट को रिकॉर्ड करना। असेट के साथ लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड होगा। मतलब आप बोलोगे असेट अकाउंट डेबिट, चाहे प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, और उसका अमाउंट होगा 699,054 लोअर। सर आगे क्या करना है? असेट को डिप्रिसिएट और लीज लाइबिलिटी को लोन लाइबिलिटी की तरह पेमेंट, उसके लिए एक लीज अमोर्टाइजेशन या लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगा, इंटरेस्ट का फिगर निकल जाएगा, पेमेंट लिख देना, क्लोजिंग निकल जाएगा। आगे तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि मशीन कितने में बुक्स में लिखेंगे, द आंसर इज 699,054। हर साल का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? आंसर इज बाय प्रिपेयरिंग ए लोन अमोर्टाइजेशन टेबल एज फॉलोज। देखो, ईयर ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। स्टार्ट किए 699,054 से, इंटू 15% से इंटरेस्ट निकाले 104,858। पेमेंट किए 3 लाख रुपया, जो रेंट पेमेंट था उसको लोन पेमेंट मानेंगे, और ये क्लोजिंग बैलेंस निकल गया। अब आप समझो, आप लीज लाइबिलिटी का अगर लेजर बना रहे हो, देखना कैसे लोन के जैसा लगेगा। ये रहा लीज लाइबिलिटी, बाई मशीन आपने लिखा, बाई मशीन 699,054, बाई इंटरेस्ट 104,858, टू बैंक पेमेंट वाला 3 लाख। तो जो बैलेंस शीट का जो बैलेंस निकलेगा दैट इज 503,912, यहां पे है ना। तो ये पूरा क्या फाउंडेशन में 11-12 में जो लोन अकाउंट बनता था वैसा नहीं है, एग्जैक्टली वैसा है। ऐसा करके आगे बढ़ जाओ, सेकेंड ईयर में स्टार्ट करो वहीं से 503,912 से, फिर इंटरेस्ट निकालो 15% करके, फिर पेमेंट करो, एंट्री आपको दिखाई दिए, क्लोजिंग बैलेंस बच जाएगा, ओपनिंग, फिर इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग। लास्ट में ना थोड़ा राउंडिंग ऑफ करना पड़ सकता है, जैसे मैंने किया। क्या होता है ना, वो लोग तो 3 डिस्काउंटिंग फैक्टर जब वो लोग क्वेश्चन पेपर में दिया था, आपने देखा 3 डेसिमल तक का था, आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लिए थे। बट वो तो 10 डेसिमल, 5 डेसिमल, 9 डेसिमल का भी होता है। आप तो कैलकुलेटर पे मारोगे तो वो तो लंबा होता है ना, तो आप उस नहीं करते हो ना, बोल के लास्ट में देखो थोड़ा मुझे राउंडिंग ऑफ करना पड़ा।
आप समझो क्या राउंडिंग ऑफ, कि जब मैं 279 499 वाला फिगर पे 15% मारा तो मेरा आंसर आया 41925। ये देखो मैं थोड़ा हटा के मिटा के दिखाता हूं, मेरा आंसर आया 41925। पर अगर मैं 41925 जोड़ता हूं 279 में तो 321,424 आता है, जबकि मेरे को आखिरी पेमेंट 3 लाख रुपया और 22,000 रुपया करना, 3 लाख तो रेंट का और 22,000 रुपया गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू का। तो ये 322 का टोटल को इक्वेट करने के लिए हम लोग ये राउंडिंग ऑफ लिख लेते हैं, 41925 नहीं करके 42501। लास्ट ईयर के इंटरेस्ट को राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है, ये नॉर्मल है। इट इज नॉट अबाउट दिस लीज और हायर परचेज ट्रांजैक्शन, इट्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये पूरा प्रोसेस है सर। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जर्नल एंट्री का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सर जर्नल आप नहीं बोले ना, 4 जर्नल है टोटल। एक असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, जो आपको मैंने फर्स्ट में बोला, ये रहा। दूसरा जर्नल एंट्री होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, जो इंटरेस्ट का फिगर आपके टेबल में था ना, ये वाला देखो। तीसरा एंट्री होता है लीज लाइबिलिटी टू बैंक, 3 लाख रुपया 3 लाख रुपया 3 लाख रुपया। और लास्ट में अगर स्क्रैप आप ले लेते हो, वो अगर मान जाता 22,000 रुपया में, तो लास्ट लीज लाइबिलिटी टू बैंक 22,000 करके खत्म। और सर असेट का डिप्रीसिएशन टू असेट, जो नॉर्मल डिप्रीसिएशन अकाउंटिंग होता है, या फिर डिप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन। तो ये कहानी क्या हुआ बेटा, कि डिस्पाइट ऑफ द लीज एग्रीमेंट बीइंग ए रेंटल एग्रीमेंट, फिनांस लीज के केसेस में इट्स अ आउटराइट सेल। लेसी ओनर बन जाएगा और रेंट नहीं इंस्टॉलमेंट का एंट्री करेगा। इज इट ओके? समझ में आया पूरा? अब आते हैं कि लेसर की बुक में फिनांस लीज का अकाउंटिंग, लेसी का कंप्लीट हो गया। लेसर, और क्वेश्चन भी आपने देखा, इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। अब हम लोग पढ़ रहे लेसर का बुक में फिनांस लीज का अकाउंटिंग कैसे होता है। ओनर जो मालिक था, जिसने अपना असेट अभी बेच दिया, तो वो अकाउंटिंग कैसे करेगा? सबसे पहले वो बंदा इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज निकालेगा, और वो जो निकालेगा ना, वो 15% जो निकला था वही निकाल के लेसी को दिया था। ओके सर, ये निकलता कैसे है? लेसर का जितना भी आउटफ्लो है और जो भी उसको इनफ्लो मिलने वाला है। सर आउटफ्लो असेट खरीदने में जो आउटफ्लो हुआ, और सर अगर पुराना असेट है तो आज के दिन का उस असेट का जो भी फेयर वैल्यू है वो ले लो, और इनफ्लो जो उसको लेसी से मिलने वाला है, प्लस जो अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू भी है वो भी तो मिल सकता है ना। अगर 40,000 का गारंटीड रेसिजुअल, 40,000 का रेसिजुअल वैल्यू, 15,000 लेसी ने गारंटी दिया, तो 25,000 भी तो उसको मिलेगा। तो 40 लेना उस वक्त, 15 प्लस 25। तो लेसी से जो पैसा मिलने वाला है, प्लस अगर अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू मैं कर दूं, तो ये टोटल इनफ्लो उसका एक्सपेक्टेड है, एस्योर्ड नहीं, एक्सपेक्टेड। बिकॉज अगर पहला वाला एग्जांपल मैं लूं तो एस्योर्ड तो 5,15,000 था, बट एक्सपेक्टेड तो 5,40,000 है। तो 5,40,000 वाला एग्जांपल को देखो, और 4 लाख उसका आउटफ्लो था। असेट उसने अभी अभी ताजा ताजा खरीद के लेसी को दिया था। तो ये 4 लाख और ये 5,40,000 के बीच का जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ना, वो कैलकुलेट किया जाता है। उसी को इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज बोला जाता है। और ये ट्रायल एंड एरर और इंटरपोलेशन से निकलता है, जो एफएम के टीचर आप लोगों को पढ़ाएंगे। मैं भी यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू से आपको दिखाऊंगा। सर फिर के पहले एक बार इस पैरा को रीड कर लेते हैं। मैंने बोला फाइंड interest rate implicit in the lease. This is found out by finding the internal rate of return. We use trial and error and interpolation for this. इसके लिए हमको असेट का फेयर वैल्यू या मेरा इन्वेस्टमेंट, अगर करंट है तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, और लीज रेंट चाहिए, जीआरवी चाहिए, और यूजीआरवी, शॉर्ट में बोल रहा हूं। लीज रेंट 1 लाख करके 5 साल का 5 लाख, जीआरवी 15,000, यूजीआरवी 25,000, और फेयर वैल्यू ऑफ द असेट 4 लाख। ये दोनों हमको चाहिए, और उसके बाद हम लोग इसका ट्रायल एंड एरर करके इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन द लीज निकाल लेंगे, मतलब वर्चुअली वो कितना % कमा रहा है। ओके, एक सेकेंड।
आइए एक प्रॉपर एग्जांपल आपको देते हैं जो एफएम के टीचर लोग भी आपको देंगे कि ये होता कैसे है। बोर्ड पे देखो, मान लो असेट 4 लाख का, लीज टर्म 3 साल का, 3 साल 5 नहीं, नया एग्जांपल, लीज रेंट 1,60,000 करके 3 साल, जीआरवी 20,000 और यूजीआरवी 23,000। एग्जांपल क्लियर है? अब तुम समझो, लेसर ने 4 लाख इन्वेस्ट किया, उसको 160 करके 3 साल 480,000 मिलने वाला है, और 20 और 23 43,000 और मिलने वाला है। सर 20 ही तो मिलेगा, नहीं 20 तो अस्योर्ड है, पर वो तो 43 एक्सपेक्ट कर रहा है ना, तभी तो यूजीआरवी 23,000 आया। तो उसको टोटल मिलने वाला 5,23,000 अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे, और वो इन्वेस्ट कर रहा 4 लाख एट द बिगिनिंग। तो 4 लाख और 523,000, अगर अब मैं 4 इन्वेस्ट करता हूं और मेरे को 523,000 मिलता है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या कहीं पे भी आईआरआर तो निकाल सकते हो ना, आपने सुना तो होगा ही। वही आईआरआर का परसेंटेज इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। पर क्योंकि एग्जाम में आपको एक्सेल यूज करने नहीं मिलेगा, तो आईआरआर निकालने का तरीका होता है, हम लोग ट्रायल एंड एरर एंड इंटरपोलेशन बोलते हैं। तो आप पहला ट्रायल 10% ले लो, हमेशा 10% से स्टार्ट करो, और जो भी इनफ्लो है उसको पीवी निकाल लो। 1,60,000 में 3 साल मिलने वाला है बोल के एनविटी फैक्टर, क्योंकि सेम अगर इनफ्लो हर साल मिलता है तो एनविटी फैक्टर यूज करते हैं, ऊपर में भी दिखाए थे, और 43,000 का पीवी। ओके, पीवी निकाले तो आया 430,210। हमको ये चाहिए था 4 लाख, क्योंकि 4 लाख रुपया लगा के हमको ये पैसा मिलने वाला है, तो इसको 4 लाख लाना है। अब क्योंकि ये 430 आया तो 4 लाख इससे छोटा है, तो मेरा अगला ट्रायल हमको बड़ा लेना पड़ेगा। मैंने लिया से 13%, ये अपने मन से लेना पड़ता है। 13% से जब डिस्काउंटिंग किए तो आंसर आया 4,07,595, सेम चीज की है। अभी भी 4 लाख मेरे को चाहिए, आंसर मेरा 4,07,595 आया। तो 4 लाख लाने के लिए मेरे को अगला ट्रायल 13 से भी बड़ा करना पड़ेगा, विच इज 15%। से ये सब से है। लेट द थर्ड ट्रायल भी 15% से मैंने डिस्काउंटिंग किया, सेम काम किया, ये प्लस है। 15% से डिस्काउंटिंग किया तो मेरा आंसर आया 393,585। अब आप समझो, जब मैं 13% से डिस्काउंटिंग किया इनफ्लो को, तो मेरा आंसर आया था 407,595। जब मैं 15% करके डिस्काउंटिंग किया तो मेरा आंसर आया 393,585। अब समझो मेरे को आंसर चाहिए 4 लाख, तो ऑब्वियसली जो रेट रहेगा डिस्काउंटिंग वाला वो इन दोनों के बीच में रहेगा, क्योंकि आंसर इन दोनों के बीच में चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में आंसर चाहिए 4 लाख, तो रेट भी इसके बीच में रहेगा। तो इसके लिए फिर इंटरपोलेशन यूज करते हैं। कैसे? 13 प्लस, ये फॉर्मूला इंटरपोलेशन का, 13 से स्टार्ट किया, प्लस 407,595 पहले न्यूमरेटर में लिखोगे, माइनस 4 लाख जो आपको चाहिए ये वाला, डिवाइडेड बाई 407,595 माइनस 393 इंटू 15 माइनस 13। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली जब आप निकालोगे तो फाइनल आंसर 14.08% आ जाएगा। इसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट इम्प्लीसिट इन द लीज। लेसर को ये निकालना पड़ता है। ओके, अब लेसर और क्या क्या करता है देखो। सबसे पहले लेसर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज पता करता है। अगर मैं पिछला एग्जांपल का बोलूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज, तो उसको जो ये जो अभी एग्जांपल किए, तो उसको जो टोटल पैसा मिलने वाला है उसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज। तो सर टोटल पैसा तो उसको मिलने वाला है 1,60,000 इंटू 3 प्लस 43,000। तो आप निकाले थे ना वो कितना आया था, 5,23,000 आया था। यस आया था ना। तो इस एग्जांपल में 5,23,000 इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज। देखो, टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो विच इज मिनिमम लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी। मिनिमम लीज पेमेंट था 1,60,000 प्लस 22,000। 22 ना 20 कितना था वो, एक मिनट रुको पीछे जाके देखते फिर से। 20, उसमें यूजीआरवी जोड़ दो तो टोटल आ गया 523। फिर वो निकालेगा नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज, जिसमें वो कुछ नहीं करेगा, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा, और इसके लिए वो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज लगाएगा। तो आप इसका पीवी निकाल लो। फिर पीवी सर कितना आएगा निकाल लेना ना, 4 लाख आएगा, मैं आपको बता देता हूं, बट निकाल लो ना।
प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना, डिस्काउंटिंग ही तो करना है। ये जो दोनों आंसर आया उन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं अनअर्न्ड फिनांस इनकम। सर मीनिंग बेटा सुनो, 4 लाख मैंने इन्वेस्ट किया, मैं लेसर था, याद है तुम लेसी, और 523, नया एग्जांपल यूज कर रहा हूं, 523 मेरे को मिलने वाला है। तो जो 1,23,000 मेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा मेरे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा, वो मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम ही तो है, फिनांस इनकम ही तो है। तो फिनांस इनकम। सर अनअर्न्ड वर्ड क्यों यूज हुआ? क्योंकि अभी तक मैंने अर्न नहीं किया, ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स हम इसको अर्न करेंगे, इसलिए बोले इसको अनअर्न्ड फिनांस इनकम। ओके, उसके बाद क्या करना है, असेट का सेल एंट्री कर लो, लेसी अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, या फिर लेसी डेटर था, लेसी डेटर हो गया, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट की एंट्री मार लो। मैंने बोला था ना लेसर सेलर बन जाता है, लेसी बायर। तो लेसी ने असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी बोल करके एंट्री मारी थी, ये लेसी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट लिखेगा। सर फिर जो लेसी अकाउंट है वो नॉर्मल डेटर की तरह ट्रीट होगा, लोन असेट की तरह ट्रीट कर लेना, और अमोर्टाइजेशन टेबल जैसे बनाए थे वैसे बना करके इसका बुक भी क्लोज हो जाएगा। तो उसने असेट बेच दिया, पेमेंट धीरे धीरे मिलेगा, पेमेंट में इंटरेस्ट भी है, तो सेम प्रोसेस पे ये लेसी अकाउंट को ड्राफ्ट कर लेगा। प्रॉपर अगर आप बोलो तो एक तो नया एग्जांपल लेकर के आपको दिखाता हूं, आपको पूरा एग्जांपल देखने मिल जाएगा। ओके, आइए एक क्वेश्चन लेसर का बुक्स का। बीएनपी लिमिटेड ने एनएनएल लिमिटेड से लीज लिया, कंडीशन ये है 3 साल का लीज है, 2009 की बिगिनिंग में लीज है, 10 लाख का असेट है, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 5 साल का है, असेट का फेयर मार्केट वैल्यू भी 10 लाख ही है। 3 साल के बाद असेट लेसर के पास चला जाएगा, लेसी कोई गारंटी नहीं दे रहा है, अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू 1 लाख है, 3 इक्वल एनुअल पेमेंट है, आईआरआर 10% है। अब देख इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, लीज रेंट नहीं दिया गया है, लेकिन आपको यह अच्छे से मालूम है कि लीज रेंट और अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू और गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू अगर मिल जाता है और असेट का फेयर वैल्यू मिल जाता है तो आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हो। होता क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जहां पे मेरे को जो इनफ्लो मिलने वाला है उसका पीवी मेरे आउटफ्लो के बराबर होता है। आईआरआर का टेक्निक का मतलब यही है, इनफ्लो आउटफ्लो जहां पे बराबर हो वो आईआरआर होता है। तो अगर आईआरआर हमको मिल गया है तो हम लीज रेंट को भी निकाल सकते हैं बाय डूइंग बैक कैलकुलेशन। सर कैसे आप करोगे, मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाता हूं। प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर दिया हुआ है 3 साल के बाद वाला 0.7513 और 3 साल का एन्युइटी फैक्टर दिया हुआ है 2.4868। आपको पूछ रहा बताओ ये फिनांस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, और पूछा है कि अनअर्न्ड फिनांस इनकम भी कैलकुलेट करके दो। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है बेटा कि हम लोगों को लीज रेंट नहीं मालूम। लीज रेंट निकाल, सर फर्स्ट एग्जांपल में था 1,60,000, पर अभी लीज रेंट नहीं मालूम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीज रेंट को एक्स ले लो। आपको तो मालूम है एक्स हमको 3 बार मिलने वाला है, हमको अगले 3 बार का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, एक्स का पीवी निकालना है, और प्लस 1 लाख रुपया मेरे को अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू का मिलने वाला है, उसका भी पीवी निकालना है। दिस विल बी इक्वल टू मेरा असेट का कॉस्ट विच इज 10 लाख। तो अगर मैं एक्स का पीवी निकालूं तो एक्स के लिए मेरे को एन्युइटी फैक्टर यूज करना पड़ेगा क्योंकि 3 साल में मेरे को मिलने वाला है, तो एक्स इंटू 2.4868 पीछे दिया हुआ था, प्लस 1 लाख इंटू 0.7513 ये 3 साल बाद मिलने वाला है, इज इक्वल टू 10 लाख। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो एक्स विल बी 3.71912। लीज रेंट कैलकुलेशन अगर क्वेश्चन में मिसिंग है तो इस तरह से निकाला जा सकता है, बट ज्यादातर क्वेश्चन में वो लोग दे देता है इफ इट इज मिसिंग कैलकुलेट इट इन दिस मैनर। सर अब क्या करना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज पता करेंगे, कितना एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है, तो 371,912 3 बार मिलेगा, प्लस 1 लाख हमको मिलने वाला है, तो 12,15,736 इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज। सर नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज कैसे निकालेंगे, इसी का प्रेजेंट वैल्यू, तो 371,912 का पीवी और 1 लाख का पीवी विच इज इक्वल टू 10 लाख। तो 10 लाख इज माई नेट इन्वेस्टमेंट, 12,15,736 इज माई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। दोनों के बीच का डिफरेंस 2,15,736 इज माई अनअर्न्ड फिनांस इनकम,
जो अगले 3 साल तक मैं रिकॉर्ड करूंगा। ओके, अब आया क्वेश्चन कि सर फिनांस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है, ये तो क्लियर नहीं हुआ। तो फिनांस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है, उसमें बहुत सारे कंडीशंस थे, याद है। लेसर को फिनांसर लगना चाहिए, लेसी मालिक फील होगा, मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ के लिए एसेट चली जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला था कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी शुड कंस्टिट्यूट 90% ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी इज इक्वल टू या शुड बी मोर देन, बोर्ड पे देखना, शुड बी मोर देन 90% ऑफ द फेयर वैल्यू। मतलब अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी को मैं फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट से डिवाइड करूं तो 90% से ज्यादा आंसर आना चाहिए, इक्वल भी चलेगा। तो सर आप बताए नहीं इस क्वेश्चन में मिनिमम लीज पेमेंट कितना है, बताए तो मिनिमम लीज पेमेंट लेसी की तरफ से जो एस्योर्ड पेमेंट है उसको बोलते हैं। तो सर तो लेसी तो खाली 3 लाख रुपया 3,71,912 रुपीज करके 3 साल देने वाला है। 371 912, इसका पीवी निकाल लो, ये रहा, नीचे निकाला है मैंने, ये रहा पीवी 371,912 इंटू 2.4868। पीवी तो निकालना जानते ही हो, इसको फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट से डिवाइड कर दो, किया मैंने, देखो, एंड इट केम 92.49%। मतलब लेसर ने जो 10 लाख रुपया लगाया वो लेसी के एस्योर्ड पेमेंट से, खाली लीज रेंट से, और अगर गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू होता तो उसको भी लेते, खाली लीज रेंट से उसको 92% रिकवरी हो जा रहा है। तो हो गया ना जी, बेच ही दिया ना एसेट, मेन रिकवरी तो हो ही गया। 90% से ज्यादा अगर रेंट से ही मिल जा रहा है तो हो गया ना, वो भी पीवी के टर्म्स में। तो हम लोग बोलेंगे यस द लीज इज ए फिनांस लीज एंड दिस इज द अनअर्न्ड फिनांस इनकम। क्या होता है अनअर्न्ड फिनांस इनकम? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का बीच का डिफरेंस। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? टोटल कैश फ्लो। ये रहा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, देखो टोटल कैश फ्लो, इसी का पीवी इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। और सर पीवी करने के लिए इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज यूज करना है क्योंकि आप लेसर की बुक्स बना रहे हो, एंड दिस इज हाउ द इंटायर प्रोसेस गोज थ्रू। सर इसमें जर्नल एंट्री अगर आप इसी क्वेश्चन का मैं बताऊं तो आप सबसे पहले लिखोगे लेसी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10 लाख रुपया पे। सर फिर लेसी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट का निकालेंगे कैसे? सेम जैसे अमोर्टाइजेशन टेबल बनाए थे ना, ये भी अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएगा 10 लाख रुपया से, स्टार्टिंग पॉइंट 10 लाख रुपया, वहीं से इंटरेस्ट निकल जाएगा टू इंटरेस्ट। फिर जो पैसा है उसको मिलने वाला है 3,71,000 वटेवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी। सर एग्जैक्टली उल्टा एंट्री तो हो रहा है। अरे तो उल्टा ही तो होगा और क्या होगा। दिस इज हाउ इट इज डन। सो विद दिस हम लोग आज का क्लास को कंप्लीट करते हैं। दिस वाज फिनांस लीज का अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ। फर्स्ट पार्ट ऑफ AS 19 इज ओवर। सेकेंड पार्ट का डिस्कशन मैं अगले क्लास में करने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।